हेलो एंड फ़खैर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे मिडल ईस्ट की सिचुएशन जो है वो भी दिन ब दिन ऐसा है कि काफ़ी एक क्रिटिकल सिचुएशन की तरफ दिखता हु मतलब चलता हुआ जा रहा है। इज़राइल और ईरान के दरमियान या फिर जो गज़ा के अंदर हुआ क्या होने जा रहा है। अमेरिका भी क्योंकि इज़राइल के साथ खड़ा है और बड़ा क्लियर वो कह रहा है कि भई अगर कोई ऐसी चीज़ होती है तो अमेरिका आगे होगा। उसके साथ-साथ बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, उनका भी तकरीबन सेम ही स्टेटमेंट है। तो क्या कुछ होने जा रहा है? क्या लार्ज स्केल कोई जंग के इम्कानात है या ऐसी कोई चीज़ नहीं है? इस पे बात करेंगे। और इसके साथ-साथ डॉक्टर जयशंकर जी ने एक जगह पे बैठे हुए बात कर रहे थे मीडिया टॉक, और उसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका में कोई भी प्रेज़िडेंट आ जाए, हमारे ताल्लुकात पे उसका कोई असर नहीं होता। वाक़ई ऐसा है या नहीं? इस पे भी बात करेंगे। और 3 साल हुए हैं अफ़गानिस्तान में तालिबान को टेक ओवर किए हुए। 15 अगस्त 2021 को उन्होंने काबुल में अपना जो, मैं फ्लैग तो इस तरीके से नहीं कहूँगा, लेकिन उन्होंने जो व्हाइट वाला फ्लैग था, वो करके वो लगा दिया था और जो वहाँ का शाही महल था, उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया था और अशरफ गनी साहब वहाँ से निकल गए थे। क्या इन 3 सालों के अंदर हुआ, इस हवाले से भी बात करेंगे और इस रीजन के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट रहा। इन सारे मुद्दों पे बात करेंगे और बात करने के लिए हमें जॉइन कर रहे हैं हमारे बड़े अच्छे दोस्त, हमारे भाई, सीनियर एनालिस्ट हैं। आप लोग सब देखते रहते हैं, अपना यूट्यूब चैनल भी है और भी बहुत सारी जगहों पे आपको नज़र आते हैं। डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब जॉइन करें। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। थैंक यू फकर भाई, ऑलवेज अ प्लेजर। आपको जियानू और खैर रागले माखाम थैंक यू। खैर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा-सा बात शुरू करते हैं अमेरिका और इंडिया के हवाले से। डॉक्टर जयशंकर साहब की स्टेटमेंट से बात शुरू करते हैं कि कहते हैं प्रेज़िडेंट कोई भी आए, अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात पे कोई असर नहीं पड़ेगा। वाक़ई ऐसा है, या क्योंकि हमने जो ट्रम्प के वक़्त में देखा, जो बाइडेन के ज़माने में भी मुलाकातें हुई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और जो बाइडेन प्रेज़िडेंट ऑफ अमेरिका के दरमियान, लेकिन शायद ट्रम्प वाला ज़्यादा हमें नज़र आता था। ये वजह है या कुछ और वजह है? ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं है, कोई भी हो पॉलिसी वही होगी। इंडिया की भी अपनी पॉलिसी होती है और अमेरिका की भी अपनी पॉलिसी होती है आपस के ताल्लुकात के हवाले से। देखिए फकर भाई, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, डीप स्टेट जिसको आप कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, उनका ये एकदम फोरगोन कंक्लूजन है कि चाइना इज अ थ्रेट। ये उन्होंने ओके। 10-15 साल के असेसमेंट में इस बात की एनालिसिस में उन्होंने ये असेसमेंट की है कि द ग्रोइंग व्हाट यू कॉल पावर ऑफ चाइना इज अ थ्रेट टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन। तो उसको देखते हुए उनके पास ऑप्शन कुछ खास बचते नहीं है कि इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में या साउथ चाइना सी में वो किस फोर्स के ऊपर रिलाई करे। उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर रिलाई करके देखा था, उनको समझ में आ चुका है कि पाकिस्तान कैन नॉट बी ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर। पाकिस्तान एक ट्रांजैक्शनल दोस्त हो सकता है, यानी कि आपको अगर मरवाना है ओसामा बिन लादेन को या किसी और को, तो आप पाकिस्तान को हायर कर सकते हैं, उनको पैसा देंगे स्पेसिफिक टास्क के लिए, पाकिस्तान वो टास्क आपको करके देगा या नहीं करके देगा, जो वो गुमराह करेगा। क्योंकि पाकिस्तान का आइडिया और जो दुनिया को देखने का तरीका है, जो पाकिस्तान का वर्ल्ड व्यू है, वो अमेरिका के वर्ल्ड व्यू से मैच नहीं खाता। इसको आप सिंपल ऐसे समझ दें कि जो पाकिस्तान का टेररिस्ट है वो अमेरिका का टेररिस्ट नहीं है, और जो अमेरिका का टेररिस्ट है वो पाकिस्तान का टेररिस्ट नहीं है। फाइन, ठीक है। तो आप ओसामा बिन लादेन वाज मतलब एनिमी नंबर 1 ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन वाज अ हीरो, और परहैप्स आज भी हीरो ही है। तो इसलिए वो जो वैल्यू सिस्टम है नहीं मैच खाते, सोचने का तरीका मैच नहीं खाता, तो वो रिलेशनशिप चलेगी नहीं। सेम विद अफगानिस्तान, उनके ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। और दूसरा जो फिर जायंट पावर है इस दुनिया में, विद अ ग्रोइंग इकोनॉमी, जिनमें अमेरिका को अपने पैसे नहीं लगाने हैं। अमेरिका को, जैसे अफगानिस्तान में अमेरिका डेमोक्रेसी लेके आया, पर वो डेमोक्रेसी सस्टेनेबल नहीं थी, क्योंकि वो सेल्फ फंडिंग नहीं कर सकती थी। वो बेसिकली आते थे अमेरिका से पैसे, उन डॉलर्स पे वो उनकी नेशनल फोर्स बनी, उनकी गवर्नमेंट बनती थी। अमेरिका का अगर फाइनेंस आना बंद हो जाए, तो फिर आपने देखा कि अल्टीमेटली जब अमेरिका गया अफगानिस्तान से, तो वहां पे क्या हाल चाल हुआ। सो बॉटम लाइन है कि फिर क्या ऑप्शन था वेस्टर्न सिविलाइजेशन के पास? रशिया पे ट्रस्ट करे, रशिया उनका एनिमी नंबर 1 है। तो चाइना को कंटेन कौन करता फिर?
उनकी हेल्प कौन करता है चाइना को कंटेन करने में एटलीस्ट? तो वहां पे जिसको आप कह लीजिए उनकी एक उनके चीज फेवर में आ गई कि चाइना ने इंडिया को भी अपना दुश्मन मान रखा है और चाइना के इंडिया के साथ अच्छे रिलेशनशिप नहीं है। मैं कह रहा हूं चाइना ने इंडिया को अपना दुश्मन मान रखा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंडिया ने चाइना को अपना दुश्मन मान रखा है, क्योंकि नेहरू जी ने लगातार चाइना के फेवर में ऐसे ऐसे काम किए जो कोई भी एक राष्ट्राध्यक्ष अपने देश के हितों को ध्यान में रखते हुए नहीं करता। जैसे सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना को परमानेंट सीट दे देना, जैसे एक तिब्बत वन चाइना की पॉलिसी को एक्सेप्ट करना और तिब्बत पे चाइनीज सॉवरेनिटी एंड सुजैनिटी को एक्सेप्ट कर लेना। इस तरीके से फोर्मोसा पे भी, जो ताइवान पे भी हमारा जो व्यू पॉइंट था वो प्रो चाइना ही था। तो पॉइंट ये कि हमने चाइना के लिए सब कुछ किया, बट चाइना ने हमें क्या किया, 1962 में हमारे ऊपर अटैक किया और हमारे कुछ भूभाग को अब वो आज अपने कंट्रोल में लेके बैठे हुए हैं। और आज भी वो LAC जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहां पे आकर के वो हमेशा इनकर्जन्स करते रहते हैं। तो जो अमेरिकन थिंक टैंक है उसको ये बात बिल्कुल पता है कि इंडिया जो है वो एक डेमोक्रेसी है, ट्रांसपेरेंसी है। अब इंडियंस जो कहते हैं और जो करते हैं उनमें कोई अंतर नहीं है। और ये जो कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट सरकार जब से गिरी है और मोदी जी का राइज हुआ है, जब से यहाँ पे पैट्रियोटिक फोर्सेस का राइज हुआ है, तो प्रो अमेरिकन फीलिंग भी ज्यादा आई है। उसको देखते हुए उनका जो थिंक टैंक है या डीप स्टेट है, उसको पता है कि इंडिया इज अ नेचुरल अलाई और इंडिया ही उनको इस पूरे रीजन में, चूंकि उनका जो ट्रेड इंटरेस्ट है, जो उनका इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट है चाइना में और इस पूरे के पूरे रीजन में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वो तभी सिक्योर रहेगा जब इस पे फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड रहेगा, फ्री फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट रहेगा और एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट रहेगा। उसको देखते हुए इंडिया इज अ नेचुरल अलाई और उसमें कोई उनके पास ऑप्शन नहीं है। इसलिए कोई भी सरकार आए, चाहे रिपब्लिकन की आए, डेमोक्रेट्स की आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा पॉइंट ये भी है कि एंटी इंडिया सेल करके आपको अमेरिका में, पाकिस्तान में, अमेरिका में वोट नहीं मिलेंगे, क्योंकि इंडियंस आर लेस देन 1%। तो कोई सिग्निफिकेंट नंबर नहीं है, कोई ऐसा भी नहीं है कि थ्रेट है बहुत ज्यादा इंडियन से। ये वो ऐसे छिटपुट घटनाएं कहीं पे हो सकती हैं, किसी ने न्यूज़पेपर पढ़ करके इंडियंस के साथ कुछ कर दिया, वो एक अलग चीज है। बट चूंकि वो लेस देन अ पॉपुलेशन है, यानी कि 100 लोग हैं तो उसमें एक भी इंडियन नहीं है, कंप्लीटली 0.75 इंडियन है, 0.8 ऐसे इंडियन का परसेंटेज है, मगर दे आर डूइंग वेरी वेल। वहाँ का हर तीसरा चौथा डॉक्टर इंजीनियर है, डॉक्टर इंडियन है, इंजीनियर इंडियन है, उनका टेक्नोक्रेट इंडियन है, उनके जो इवन पैट्रियोटिक जो उनकी फीलिंग है वो भी अब इंडियंस उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो इंडियंस को अगर मान लीजिए ऐसा होता कि रिपब्लिकन्स कह रहा है हम एंटी इंडिया हो जाएंगे, डेमोक्रेट्स कह रहे हैं हम एंटी इंडिया हो जाएंगे, इससे हम जॉब्स क्रिएट करेंगे या हम ट्रेड बनाएंगे या हमें इससे फायदा होगा, वैसा कोई फायदा है नहीं इंडिया से दुश्मनी करके, जो कि सेल किया जा सके डेमोक्रेटिकली इन द इलेक्शन। इसलिए बोथ द पार्टीज हैव नो हार्म। तो इसलिए वो जो उनको डीप स्टेट ने बताया है कि इंडिया से दोस्ती हमारे भलाई में है, बोथ ऑफ विल कंटिन्यू टू फॉलो दैट पाथ। और इसका एग्जांपल है जो बाइडेन साहब भी इंडिया के प्रो रहे और ट्रंप उतना प्रो तो नहीं रहे, मगर ट्रंप ने कोई एंटी इंडिया सच काम नहीं किया, सिवाय ट्रेड बैरियर वाला एपिसोड छोड़ दे जिसपे उन्होंने ट्रेड बैरियर बढ़ा दिया था इंडिया के कुछ गुड्स पे, और इंडिया का डेवलपिंग स्टेटस वाला, डेवलपिंग कंट्री का स्टेटस देकर छीन करके उसको डेवलप्ड स्टेटस में डाल दिया था, जिससे हमें काफी ट्रेड टैरिफ्स में नुकसान हुआ था। तो ये दो एक एपिसोड छोड़ दे, अदरवाइज तो ट्रंप वाज आल्सो राइट, बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा मिडिल ईस्ट की तरफ जाते हैं। वहाँ पे भी जैसे मैदान गर्म है, अमेरिकन इंटेलिजेंस की, वेस्टर्न इंटेलिजेंस की ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इजराइल के ऊपर ईरान अटैक कर सकता है। वाकई आपको लगता है, क्योंकि अमेरिका ने एक तो $20 बिलियन की एक नई एड का ऐलान किया हुआ इजराइल के लिए, और दूसरा ईरान की इतनी कैपेबिलिटीज है कि वो इजराइल को हिट कर सके बीच में से, क्योंकि शायद 2-3 कंट्रीज को क्रॉस करके वो सारा कुछ करना है, या फिर किसी और कंट्री के जरिए भी ऐसी कुछ पॉसिबिलिटीज नजर आती हैं जिससे इजराइल को टफ टाइम मिल सकता है। देखिए इजराइल एज अ कंट्री, उसका एरिया कितना आपको पता है फकर भाई? इट्स मिनिस्क्यूल, 22,145 स्क्वायर मीटर है। 22,145 किलोमीटर स्क्वायर उनका जो है वो एरिया है, और ईरान जो है वो 1.6 मिलियन है, यानी कि
करीबन 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कुछ मैच ही नहीं है। अगर वो अटैक करना चाहे ईरान के ऊपर, इजराइल के ऊपर, तो वो कर सकते हैं। इजराइल इज अ नो मैच टू ईरान। हालांकि इजराइल ने ये जरूर दिखाया था कि जब जॉर्डन और सीरिया और इजिप्ट की फोर्सेस ने मिलकर उन पर अटैक किया था, तो उन्होंने 1967 में, 67 अगर गलत नहीं है, जो 7 डेज का वॉर हुआ था, उसमें उन्होंने तीनों फोर्सेस को डिफीट किया था। गोलान हाइट जैसे इंपॉर्टेंट एरिया को कब्जे में ले लिया था, जेरूसलम को कब्जे में ले लिया था। सो बहुत ज्यादा, मतलब बहुत सब्सटेंशियल गेन किए थे ईरान ने, अरे इजराइल ने इन अरब नेशंस के साथ लड़के। मगर बात आपकी सही है कि क्या ईरान लड़ेगा इजराइल से? वो अटैक करेगा? बिकॉज सबको पता है कि अटैक ऑन इजराइल मींस अटैक ऑन यूएस। वो डिक्लेयर कर चुका है, यूएस डिक्लेयर कर चुका है, जर्मनी डिक्लेयर कर चुका है, वेस्ट डिक्लेयर कर चुका है, बिकॉज उनको पता है कि यहूदियों के पास अब और कोई जगह नहीं बचेगी अगर वो यहां से निकाले जाते हैं तो, या यहाँ पे जो नरसंहार होता है तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरी चीज ये है कि बाकी स्टेट्स तो सामान्य है ना, जैसे हमने देखा था ये जो अब्राहम अकॉर्ड हुआ था, उसमें बहरीन ने एक्सेप्ट कर लिया है, यूएई ने एक्सेप्ट कर लिया है, सऊदी ने एक्सेप्ट कर लिया है, शायद कुवैत ने एक्सेप्ट कर लिया है, तो प्रोग्रेस तो बन रही थी। तो अब पॉइंट ये कि क्या ईरान इज इन अ सेल्फ, जिसे कहते हैं सुसाइडल मोड पे है, वो अटैक करना चाहेंगे, और किस चीज से अटैक करेंगे? भाई कुछ हो तो, बम गोला बारूद तो हो। हमास को कुछ इधर उधर चोरी से, स्मगल से इधर उधर एक दो मिसाइल प्रोवाइड कर देना एक अलग चीज है, 100 200 1000 500, लेकिन जब आप फुल फ्लेजेड वॉर करेंगे फॉर गॉड सेक, तो क्या आप अफोर्ड कर पाएंगे? वो उनके ड्रोन्स हैं, उनके पता नहीं क्या क्या हथियार है उनके, आपके फेवर में कोई नहीं खड़ा होगा, वो अमेरिका खड़ा हो जाएगा, वैसे भी बहुत से देश, आपको क्या लगता है तुर्की खड़ा होगा इनके फेवर में? वो तो नेटो का मेंबर है। तो तुर्की तो नेटो, अगर इतना ही होता तुर्की नेटो छोड़ दे, तुर्की कह दे कि हम नेटो छोड़ करके जो अरब अलायंस है उसका पार्ट बनना चाह रहे हैं। तो ये अभी इजराइल ने कहा है, एक अलायंस करके फोर्स बनाने का कहा है उन्होंने, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो प्रो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं वो इसका पार्ट बने। तो मुझे नहीं लगता कि ये ईरान इज अ सीरियस थ्रेट किसी भी कैलकुलेशन से, अनलेस अनटिल ये पाकिस्तान फिर से बना रहे हो जो इन्होंने इराक में बनाया था कि देयर इज अ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। उसको उन्होंने झूठा, उन्होंने बीफ अप किया, उन्होंने उसको प्रोपोगेट किया, लोगों के दिमाग में बैठा दिया कि इराक हमारे ऊपर अटैक करने वाला है, और इराक में घुस गए, इराक को तबाह बर्बाद कर। अगर तो ये डिसीजन हो रखा है तो फिर फकर भाई, हमको भी मालूम है, आपको भी मालूम है, कुछ होना तो है नहीं, फिर वो घुसेंगे ही अंदर, आप कुछ कर नहीं पाएंगे भाई, वो पावरफुल भी है। लेकिन अगर आप बात करें सैनिटी की, तो इजराइल एक दो बम मार देगा, लेकिन इजराइल फुल फ्लेजेड अटैक करेगा? क्या कर लिया इजराइल ने जब उनको उड़ा दिया था, उनके ब्रिगेडियर जो कासमानिया का क्या नाम था, जनरल कासिम, जनरल कासिम को 3-4 महीने उन्होंने कहा हम आपके ऊपर बड़ा हमला करेंगे, बड़ा हमला करेंगे, डेट भी बता दिया, शुक्रवार को 10 बजे करेंगे, बता के, पहली बार मैंने अपनी जिंदगी में बता के हमला सुना है। मैंने सारी जिंदगी मिलिट्री बुक्स में यही पढ़ा कि सरप्राइज इज द बेसिक, हाँ, सरप्राइज जो है वो बेसिक स्ट्रेटेजी का पार्ट होता है। सरप्राइज हटा दिया जी, टाइम डेट, बल्कि हमें तो लगता है मिसाइल का साइज बता देते कि भैया ये आएगा इतना बड़ा, यही मार के गिरा देना, यही रहना, बच गया था। तो मतलब ये इतना भी बेवकूफ कोई नहीं बैठा हुआ है। और अब ये सेल की गई है, अब इसका ये भी देखिए फकर भाई, मैं आपको एक और बात बताऊं, कई बार क्या होता है, अमेरिका जिनको डायरेक्ट वेपन नहीं बेच सकता ना, तो वो इजराइल के थ्रू बेचवाता है, ठीक है ना? तो ये हो सकता है कि सऊदिया को बेचवाना हो। सऊदिया भी मांग रहा था कि हमें कुछ चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ सिक्योरिटी, सलमान साहब बोल रहे थे कि भाई हमारे ऊपर भी थ्रेट है और ये है, तो हमें चाहिए वेपन्स। तो वो सऊदिया को डायरेक्ट ना देके उन्होंने कहा इजराइल को तुम लो और बाकी इनको तुम सेल परचेज करो। ये सब की भी संभावना आई विल नॉट रूल आउट। वरना 20 बिलियन के यार कितने F-16 दे रहे हो, जब कह रहा खाली ईरान ने बोला कि हम अटैक करेंगे। अरब शांत है, इजिप्ट शांत है, सीरिया शांत है, कोई नहीं बोला कि हम अटैक करेंगे। और हमास के लिए आपको इतने बड़े बड़े, मतलब मैं देख रहा था जो उनका डील है, $20 बिलियन कुछ होता है बाबा, बहुत बड़ी अमाउंट है, बहुत बड़ी है। उसमें उन्होंने फाइटर जेट, एयर मिसाइल डिलीवरी है, और पता नहीं क्या क्या है। बताइए 50 F-15 फाइटर जेट, 50 F-15 फाइटर जेट, क्या करना है यार इतने? एयर टू एयर मिसाइल, टैंक एम्यूनेशन, मोर्टार्स, टैक्टिकल व्हीकल, द जेट्स आर द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द फंडिंग पैकेज। मतलब कि जो 50 जेट, यार ईरान और इजराइल के बीच में कितना दूर है भैया? मतलब मेरे ख्याल से इराक बीच में है, तो वहां से उड़ेंगे और सीधा ईरान पहुंच जाएंगे। और बिल्कुल, हाँ, पहुंच जाएंगे, इतना डिस्टेंस तो होना नहीं चाहिए, नो टाइम जिसे कहते हैं। हाँ, तो आप ये कहिए ना कि आप अपना बेस बना रहे हो, क्योंकि भैया अगर F-15 अमेरिका से उड़ के ईरान पहुंचेगा, उसको तो रिफ्यूल कराना पड़ेगा।
बिल्कुल, ये तो आपको मौका मिल गया है, आपने अपना बेस बना देना है वहां पे। आप समझ रहे हैं ना, हुँ, मतलब कि सही, अब सही, ऐसा सही। अगर F-15 F-16 वहां से आते हैं, वो भी F-15 आ रहा है, पॉसिबल नहीं है। तो उनको तो बीच में फ्यूल कराना पड़ता अमेरिका से बिल्कुल, उड़ के आते तो। बिल्कुल, अब बिल्कुल। ये यहीं पे बैठ जाएंगे, वो भी 50। भाई आप, इंडिया इतना बड़ा डील किया, 32 लिया। राफेल, हाँ, राफेल वाले हमने 32 डील किए, इतनी हमारे बिल्कुल, पास पैसा बिल्कुल। था, तो और ये सीधा 50 दे रहे हैं। और इतनी इसराइल की इकोनॉमी भी होगी यार, मुझे तो डाउट है। सही, बिल्कुल सही। अच्छा तो डॉक्टर मेरे को साहब, लग रहा है ये सारे के सारे इसराइल में नहीं रहेंगे, यहाँ आएंगे। 1-1.5 साल बाद कुछ सऊदीया चले जाएंगे, कुछ इधर उधर भी चले जाएंगे, क्योंकि इसराइल के लिए 20-25 बहुत होंगे, जो मेरी बिल्कुल सही। अंडरस्टैंडिंग। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा-सा इस बात पे बात करनी है कि हालात हर 6 महीने के बाद मिडल ईस्ट के ऐसे किए जाते हैं। वैसे तो पूरी दुनिया में अगर देखा जाए हर जगह अपनी-अपनी अफ़रा-तफ़री लगी हुई है। लेकिन जहाँ तक ये बात है तो हर 6 महीने के बाद कोई बंदा उड़ा देता है इज़राइल इनका ईरान का, और वो फिर मतलब 6 महीने लगे होते हैं कि हमने हमला करना है। पूरी एक हाइप क्रिएट की होती है और करना कुछ भी नहीं होता। भाई वो नहीं होनी चाहिए, चले जंग नहीं होनी चाहिए, ना हो। लेकिन एक उसका इम्पैक्ट तो होता है, जिस तरह ओपेक कंट्रीज़ हैं, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, जिस तरह ऑयल वगैरह है, उनकी प्राइसेज़ अप हो जाती है और पता नहीं एक बड़ा एक अजीब किस्म की एक सेंसिटिविटी जो है वो राइज़ हो जाती है कि वहाँ से माल ने आना है, जाना है। लाज़मी बात है, पूरी एक दुनिया इस तरफ भी रहती है और उसके मिडल ईस्ट के उस तरफ भी रहती है। तो उस दरमियान में वाक़या है, उसमें से मतलब शिप्स का गुज़रना, ये सारा कुछ होना, ये चल रहा होता है। तो ये मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है कि मतलब इज़राइल और ईरान, भई आप यानी हर 6 महीने के बाद आपका कोई ना कोई पड्डा जो है वो आपका आपस में चल रहा होता है और पूरी दुनिया को आपने जिसे कहते हैं सूली पे अटकाया हुआ होता है। करेक्ट, वेरी गुड, यस। फखर भाई, अब इसको कैसे, अब ये इतना टफ क्वेश्चन है ना, और आप भी समझ रहे कितना टफ क्वेश्चन, ये जी, फड्डा तो इसराइल और ईरान का है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब मैं तो ये मान रहा हूं, अरबी भी उतने नहीं रह गए। यस। ठीक है ना, देखिए इसराइल को टेररिज्म फेस करना पड़ेगा, जब तक कि अरबिक जो वर्ल्ड है वो पाथ ऑफ रेनेसा पे नहीं जाता, वो हुँ, सेक्युलरिज्म के कॉन्सेप्ट को नहीं दोहराता, और मेरे ख्याल से वो जाने भी लगे थे। आप देखें जो मोहम्मद बिन सलमान साहब का जेस्चर है, अबू धाबी में टेम्पल खोल देना, अब्राहम एकॉर्ड का हो जाना, हुँ, जूस का वेलकम करना, मेरे ख्याल से पहली बार यूएई में शायद बेंजामिन नेतन्याहू साहब हुँ, या उनका कोई वो जो है वो भी उतरा था। और सऊदी अरेबिया में भी मैंने सुना कि कोई बड़ी छिप छुपा के कोई मुलाकात भी हुई थी, जहां पे कि इसराइल के जो लीडर्स हैं वो गए थे। तो हो तो सब कुछ रहा था। ईरान इज एन आउटलायर, ईरान पता नहीं क्यों उस पाथ पे नहीं जाना चाहता, ये ईरान वाले ही जाने। जी बिल्कुल। अरेबिक सोसाइटी ने तो मान लिया है कि इसराइल एक रियलिटी है, हमें इसराइल के साथ रहना है। ये अरबियों ने तो समझ लिया है इसको। तुर्कियों का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तुर्क वैसे भी सेंट्रल एशियन में आए हैं। मैं सेंट्रल एशियन में रह के आया हूं, वहां के जूस और मुसलमान एक बड़े, बिकॉज की जो तुर्की मुसलमान है वो अरबी मुसलमानों से और इंडियन मुसलमानों से एकदम अंतर ही एकदम ही अलग है। हर तुर्की जो है वो बड़ा कट्टर मुसलमान होता है, उतना ही कट्टर बेवड़ा होता है। वो बिना दारू के वो रह ही नहीं सकता। मैंने किसी तुर्क को देखा ही नहीं चला जो दारू ना पीता हो, लपालप बिना शाम को नागा, मतलब वोदका के बिना उनकी शाम नहीं होती। वो भी कह रहा होगा कि यार मैं पिग नहीं खाता, लेकिन वो दारू बिना पिए सो नहीं हुँ, सकता। सही। तो जो टर्की का मुसलमान है ना, वो एक अलग मुसलमान है, वो अपनी टर्किश कल्चर और हेरिटेज को जाने नहीं देता, इसलिए उनका जूस के साथ कोई विशेष फड्डा है नहीं, क्योंकि इस्लाम को वो एक पर्टिकुलर फॉर्म में ही देखते हैं। उससे ज्यादा हुँ, उनका वो कल्चरल एस्पेक्ट में जो है वो तुर्की वाला कल्चर जो है, उसमें उनको कल्चरली यहूदियों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। इसलिए आप देखिएगा उस तरीके का कोई एनिमोसिटी नहीं पाया जाता। बल्कि रशियन फेडरेशन में जब रशियन गवर्नमेंट एंटी रिलीजन थी, तो मुसलमान की तुर्कों की यहूदियों की रक्षा वहां के मुस्लिम्स ही किया करते थे, क्योंकि वो दोनों एक ही रिलीजन को समझते थे, जी, जी। इस्लाम और यहूदी। तो इसलिए ऐसा कुछ तुर्कों में नहीं पाया जाता। अब ईरान को यह समझना है कि ईरान कब तक ये नाटक करेंगे, कब तक हमास, कब तक हिजबुल्ला, कब तक हुती, कितने मरवा दोगे। सऊदी अरेबिया भी नाराज है कि हुतियों के थ्रू यमन में जो आप करवाते रहते हो, उनके सोसाइटी में आप जो है वो एक फसाद क्रिएट करते रहते हो। वो भी कह रहे हैं भाई शांत होकर बैठ जाओ। जब अरबों ने एक्सेप्ट कर लिया, तुर्कों ने एक्सेप्ट कर लिया, तो आपको क्या दिक्कत है? आप काहे के लिए परेशान हो रहे हो यार? अरबी लैंड है वो, अरबों के बीच का मामला है, जो यहूदियों के बीच का मामला है, वो प्रॉमिस लैंड है नहीं है, उनको समझने दो। वो तो चीख चीख के कहता है, एक यहूदी भले ये कहे कि मैं इस्लाम को एक्सेप्ट करता हूं या नहीं करता हूं, एक अलग चीज है, लेकिन मतलब वो ये कहता है कि जो अरब है वो मेरे कजन्स हैं। वो एक मुसलमान को कजन नहीं कहता, क्योंकि मुसलमान तो कोई भी हो जाता है,
लेकिन अरबियों को कहता है कि मेरे कजन है, तो ओके। वो उनसे फैमिली वाला रिश्ता वो अपना देखता है एक यहूदी। लेकिन ईरान की क्या इसमें समस्या है मैं नहीं जानता। तो बिल्कुल, अब इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? या तो वो बिल्कुल सही। समझे अपने यहाँ पे मॉडर्निटी लाए। मेरे ख्याल से जब रेजा साहब थे तब तो ऐसा नहीं कर रहा था 1978 में ईरान। ये तो जब से खुमैनी और इनकी गवर्नमेंट्स आई है तो उन्होंने एक कट्टर रुख लिया हुआ है। और मेरे ख्याल से एक अपने अंदर की जो गरीबी है या जो इकोनॉमिक फेलियर है उसको भी छिपाने का अच्छा तरीका है कि जनता को इसराइल के उसमें बिजी रखो। तो अब इसको बिल्कुल सही। क्या कहा जाए? इसका एक ही तरीका है कि अनलेस अनटिल यू लर्न टू गो थ्रू द पाथ ऑफ मॉडर्निटी, दैट मींस ह्यूमैनिटी, ह्यूमन राइट्स, यही इसका सोल्यूशन है कि बिल्कुल रिलीजन सही। से आप बंदे को नहीं नापते हो, आप बंदे को राइट। नापते हो उसके अच्छे बुरे व्यवहार से। बिल्कुल जी। सही, बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट में थोड़ा-सा अफ़गानिस्तान की बात कर लें। 3 साल हो गए हैं, अफ़गान तालिबान ने टेक ओवर किया। क्या चीज़ें आपको नज़र आती हैं इस चेंज से? उन्होंने भी अपना एक ऑफ़िशियल स्टेटमेंट भी जारी किया अफ़गान गवर्नमेंट ने कि जी 3 साल इमारत इस्लामी को हो गए। पाकिस्तान के साथ तो ताल्लुकात ख़राब हुए हैं, मैं तो ये कहता हूँ। लेकिन बाकी इंडिया के साथ या बाकी रीजन के लिए या बाकी दुनिया के लिए क्या चीज़ें आपको नज़र आती है कि ये अच्छी हुई या बुरी हुई इन 3 साल में? देखिए, तालिबान लोगों ने तो सीखा, क्योंकि तालिबान 1 और तालिबान 2 ऐसे देखना पड़ेगा। तालिबान 1 था जब उनकी गवर्नमेंट थी, मैं नाम भूल रहा हूँ, हामिद जो करज़ई? नहीं, वो जब तालिबान थे पहले जिनकी एक आंख थी, मुल्ला उमर। जी, 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 मुल्ला उमर। तो मुल्ला उमर वाले तालिबान में और आज के तालिबान में बहुत अंतर है। वो समझ चुके हैं दुनिया को, ज्यादा प्रैक्टिकल है। उन्होंने पाकिस्तान का डबल रोल भी देख लिया कि कैसे उन्हीं लोगों को, वो उनके ही लोगों को उठा करके अमेरिकन के हवाले कर चुके हैं। तो एक जो 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 डबल गेम अमेरिका ने देखा, जो डबल गेम इंडिया ने देखा, वही डबल गेम अफगानियों ने भी देखा। ठीक है ना? तालिबानियों ने भी देखा कि ये किसी के नहीं हो सकते। पाकिस्तान के लोग ये आज आपके नाम हमसे आके कह रहे थे मुल्ला उमर से कि तुम ओसामा बिन लादेन को मत देना, और खुद जाकर के वॉर ऑन टेरर में शामिल हो गए। अमेरिका से बिल हर साल बनवाते रहे, और उसके बाद हमारे ही तालिबानियों को ग्वांटानामो पे, हमारे ही अफगानियों और तालिबानियों को ग्वांटानामो बे में भिजवा करके अपनी जेबें भरते रहे। तो ये तो उन्होंने भी सीख लिया ना कि भाई ये तो अपॉर्चुनिस्ट है, इनका ना तो रिलीजन में विश्वास है, ना तो इनका हमारी सिविलाइजेशन में विश्वास है। इनके साथ ट्रांजैक्शन जितना कम करो उतना बेहतर है। ठीक है। तो अब तालिबान की जो रिजिडिटी है कि वो शरिया लॉ लागू करना चाहते हैं, बाकी वो वाली बात अगर हटा दें जिससे दुनिया उनका जिसके थ्रू दुनिया उनको आई टू आई नहीं देखती है। दुनिया कह रही है कि भैया लड़कियों को पढ़ने दो, आप कह रहे हैं हम नहीं पढ़ने देंगे। दुनिया कह रही है भाई रिस्ट्रिक्शन हटाओ, लड़कियों को आप कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल जाने दो, आप कह रहे हो हम नहीं जाने देंगे। तो अब इस पे दुनिया क्या ही कर सकती है। मगर इस वाले एस्पेक्ट को अगर हम हटा दें तो तालिबान ने एक बहुत मेच्योरिटी दिखाई है। वो दुनिया के साथ चलने को तैयार है। वो अफगानिस्तान को अभी तक जो लग रहा है कि आतंकवाद का गढ़ नहीं बनना देना चाहते। वो पाकिस्तान की तरह नहीं है कि दुनिया भर की सारी आइडियोलॉजीज को घुसेड़ लो, क्योंकि तालिबान तो आईएसआईएस से भी लड़ रहा है। क्योंकि तालिबान का जो इस्लाम है वो वहां का अफगानी इस्लाम है। वो अफगान कल्चर के साथ उसको देखना चाहते हैं, वो आईएसआईएस के साथ उसको नहीं देखना चाहते। तो वो खुद भी जो है आईएसआईएस से लड़ रहे हैं, वो दूसरे फोर्सेस से भी लड़ रहे हैं। लेकिन बाकी और चीजों में इंटरनेशनली वो मैच्योर हुए हैं। दे नो हाउ टू डील विथ हुम टू डील, कि कौन उनका भला कर सकता है, कौन उनका बुरा कर सकता है। उसको सिर्फ वो रिलीजन के अब उस पर तोलने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं रिलीजन हमारे गवर्नमेंट का इंटरनल मैटर है, लेकिन हमारी जो दोस्ती है वो इंडिया के साथ वैसे ही चलेगी। उन्होंने इंडिया से वापस कहा कि आप अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसको यहाँ पे वापस शुरू कीजिए। फिर उन्होंने, अभी मैं सुन रहा था, जो उनके मुत्ताकी साहब है, जो उनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, हाँ, तो उन्होंने जब बातचीत की राशिद खान से, जब T20 के सेमीफाइनल में अफगानिस्तान पहुंची थी, तो मुताकी साहब ने उनसे कहा कि आप क्रिकेट खेलो, हम लोग बहुत खुश हैं और हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि जो सियासत का जो मुदाखलत है, यानी जो राजनीति का इंटरफेरेंस है आपके खेल में, वो हम नहीं करेंगे। तो बहुत बड़ा, जब एक बार भी आप ये शुरू करते हो कि सियासत के दायरे से कुछ ट्रांजैक्शंस बाहर है, ये पहला स्टेप होता है मॉडर्निटी की तरफ, कि आप एक ट्रांजैक्शन को तो मान रहे हो ना जो सियासी दायरे से बाहर हम रखने को तैयार है। उसके बाद धीरे 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 वो हो जाता है। तो वही है। अब बाकी उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है वो तो अभी है नहीं, मतलब दुनिया उसको अभी चालू करने को तैयार नहीं है, तो कटे हुए हैं। लेकिन यस, दिस तालिबान इज मच मोर मैच्योर्ड
देन द प्रीवियस तालिबान, हालांकि ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको नहीं रिकॉग्नाइज करेगी, हमारे बिल्कुल, डेमोक्रेटिक रीजन है, लेकिन ट्रांजैक्शनली तो हम स्वीकार करते हैं कि भाई वो बिल्कुल सही। डिफैक्टो तो अफगानिस्तान के रूलर आई है, तो हम वहां पे जो वेलफेयर वर्क है, मैं इंडियन गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि वहां पे हॉस्पिटल बनते रहने चाहिए, सड़कें बनती रहनी चाहिए, वहां के यूथ को इंडिया में जो है आपको स्कॉलरशिप देते रहना चाहिए, उनके सिविल जो पावर है, यानी कि गवर्नेंस के जो स्टाफ है, जो उनका आर्मी का स्टाफ है या दूसरे स्टाफ है, उनको ट्रेनिंग लगातार देते रहने चाहिए जी, ताकि गवर्नेंस कॉम्प्रोमाइज ना हो, ताकि जी, जो एक एवरेज अफगानी है वो अपनी जिंदगी को अच्छे से जी पाए और बिल्कुल। खुशियों के साथ जी पाए। बिल्कुल सही और बड़ी इम्पोर्टेंट है। 3 इयर्स हो गए, ऐसा लगता है कि जैसे कल की बात हो। सितंबर 2021 में मैं पहली दफ़ा अफ़गानिस्तान जब गया तो मेरे लिए भी बड़ा हैरान-कुन था। लेकिन अब वही वाली बात है, डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा समराइज़ किया कि वो दुनिया के साथ चलना चाहते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दुनिया कह रही है उनसे और बार-बार कह रही है कि आप इन चीज़ों को कुछ तब्दीली लाएँ, स्पेशली वुमेन राइट्स के हवाले से, उनकी एजुकेशंस के हवाले से या बाकी इस तरह की चीज़ें हैं जिसकी वजह से उनका बाकी दुनिया से वो कट ऑफ है, स्पेशली उनका बैंकिंग सिस्टम नहीं चल रहा। लेकिन ये बात हमें एक शायद माननी पड़ेगी, यकीन नहीं था कि वो 6 महीने से 1 साल तक भी रन कर सकेंगे, लेकिन 3 साल अब उनको हो चुके हैं और वहाँ पे उस तरह के बदतर हालात भी नहीं है। एक तो खैर अमन है, जंगज़दा हालात नहीं है, वो काफ़ी हद तक उन्होंने कंट्रोल किया और बाकी फाइनेंशियल मैटर्स है, तो वो अगर उनका बैंकिंग सिस्टम और बाकी दुनिया के साथ कनेक्टिविटी हो जाती है, तो शायद उसमें बेहतरी आ सकती है और रिकॉग्निशन है, तो वो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इंडिया ने नहीं किया, वो तो मेरा ख्याल अभी तक किसी ने भी नहीं किया दुनिया में। तो देखते हैं कि क्या होता है आगे नेक्स्ट जो 4th ईयर में वो दाखिल हो रहे हैं कल से उस पे वो लोग क्या करते हैं। खैर एनीवे अवाम की खुशी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी भी हुकूमत के लिए। अगर वो खुश हैं, तो मेरे ख्याल में मैं हूँ या डॉक्टर साहब हैं, तो हम खुश ही हैं। खैर एनीवे डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने शो जॉइन किया एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफ जी। किसी और डिबेट में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर। बाय।